गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हम रेजोनेंस के बारे में डिस्कस कर रहे, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो डिस्कस कर ली थी और अब हमारे पास जो नया टॉपिक है जिसको हमने स्टार्ट किया था दैट वाज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के बारे में तो हमने पहले एक इंफॉर्मेशन ले ही ली थी कि रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस मीन्स कि जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल के एक स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो आप उसी मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना देते हो जिससे आप उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पाओगे। अब ऐसा मॉलिक्यूल जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर जिसके लिए हम डिपिक्ट कर सकते हैं उस मॉलिक्यूल में हम कहते हैं क्या होती है, रेजोनेंस होती है। और इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है। अब रियल लाइफ स्ट्रक्चर क्या होता है उस मॉलिक्यूल का, दैट वी कॉल एज रेजोनेंस हाइब्रिड। नाउ फॉर एग्जांपल, तो मैं आपसे कहूँगा फॉर एग्जांपल कंसिडर, अगर आप बेंजीन को कंसिडर करेंगे बेटा, कंसिडर बेंजीन। इफ़ वी कंसिडर बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला है बेटा C6H6। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर जनरली देखोगे जो हम बनाते हैं लाइक दिस, यहाँ पर डबल, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर डबल लगा देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें चेक करोगे कि हमारे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड, जो कार्बन की बॉन्ड लेंथ है ना, दैट बॉन्ड लेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रम्स। और कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, वो है 1.34 एंगस्ट्रम्स। ठीक है। बट इन बेंजीन, बेंजीन में क्या होता है बेटा, द एक्चुअल bond length, the actual bond length is neither of the two values, neither of the two values। कौन से दो वैल्यूज? हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखकर कह सकते हैं कि बेंजीन में 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 1, 2 और ये तीसरा। ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो बेंजीन में 2 कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये रहा वो डबल बॉन्डेड जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। तो अब कार्बन में 3 C डबल बॉन्ड C वाली बॉन्ड लेंथ्स है और 3 C सिंगल बॉन्डेड C वाली बॉन्ड लेंथ्स है। लेकिन जब रियलिटी देखी गई बेटा इसकी, तो बेंजीन के हर कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो है बेटा, ना ही वो C सिंगल बॉन्ड C थी, ना ही वो C डबल बॉन्ड C थी, बल्कि वो सब कुछ और वैल्यू था। और सब का वैल्यू रियल लाइफ में कुछ और ही है लेकिन बराबर है। ठीक है। तो मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, बट इन बेंजीन all the CC bonds were found to have equal bond length, या फिर मैं बोलूंगा equal bond energy and hence equal bond length। तो हर एक बॉन्ड की जो है वो एनर्जी देखी गई सेम, जिससे ये पता चला कि बेंजीन के केस में हर एक कार्बन बॉन्डेड टू कार्बन की बॉन्ड लेंथ भी क्या है, वो भी सेम ही है। ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि हम कैसे डिफाइन करते हैं इस चीज़ को, कि जब आप बेंजीन को बनाते हो ना बेटा, जैसे आपने बेंजीन को ऐसे बना दिया, कोई ज़रूरी नहीं आप इसको ऐसे ही बनाओ, आप चाहो तो बेटा इसको ऐसे भी बना सकते हो, इजंट इट। तो अब फिर हम क्या डिफाइन करते हैं, हम एक डिफाइन टर्म करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर में करना क्या होता है, आप किन्हीं 2 कार्बन को पकड़ लो। जैसे मान लो आपने इनको पकड़ लिया, इन दो को सिलेक्ट करो। ठीक है। अब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लो। आपको पता है बेंजीन के 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने बना लिए हैं। अब इन्हीं 2 को, जिन कार्बन एटम्स को आपने सिलेक्ट किया है, उनको दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मार्क कर लो और इसका निकालो बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब पहले वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। तो पहले वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो आप लिखोगे 1, प्लस दूसरे वाले में बेटा कितना है, डबल बॉन्ड, तो आप लिखोगे 2, और डिवाइड करोगे बेटा टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, वो है 2, सो 2 + 1 = 3, 3 / 2 दैट इज 1.5।
तो हम क्या कहेंगे बेटा, हम कहेंगे, यहाँ पर मैं आपके लिए अलग पेन से यूज़ लिख रहा हूँ, here we find that due to resonance the bond order of any CC bond is equal to, हर एक का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू 1.5. hence this explains the observed fact that all the CC bonds in benzene have the same bond energy. तो इससे ये एक्सप्लेन हो जाता है कि क्यों बेंजीन के हर एक सीसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है, एक जैसी है. और दूसरी बात भी यहाँ पर जो आपको याद रखनी है, ख्याल रखनी है, वो क्या है, ऑल्सो एज द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट, मतलब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं. ऑल्सो एज द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट. ठीक है. अब आप बोलोगे सर इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ. देखो बेटा, अगर आप पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो इन दो कार्बन एटम्स के बीच में, यानी कि अगर मैं ऐसे नंबरिंग करूँ ना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी वही नंबरिंग करना आप 1 2 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6. तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के हिसाब से के बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 के हिसाब से कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड. और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 के हिसाब से डबल बॉन्ड है. तो लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर आया कितना, 1.5. कितना आया, 1.5. दैट मीन्स ये 1.5 तो 3 का एग्जैक्टली हाफ ही है ना. 1 और 2 के एग्जैक्टली बीच में कौन आता है, 1.5. तो अगर कभी आपका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता है, ठीक है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से, आप क्या कहते हो, इसमें क्या है, इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है. ऑल्सो एज द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट. अब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों इक्विवेलेंट, बिकॉज द बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1.5. सर अगर ये 1.5 से कम होता, अगर ये बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से कम होता तो हम कहते कि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1.5, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट नहीं है. ठीक है. अगर 1.5 से कम आता है तो हम कहेंगे द बॉन्ड ऑर्डर इज क्लोजर टू सिंगल बॉन्ड बट इट इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड. और अगर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से ज़्यादा आता तो हम कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1.5, मीनिंग इट इज़ मोर क्लोजर टू 2 एंड लेस क्लोजर टू 1. ये समझना, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से कम आएगा, मतलब 1 से लेकर 1.5, अब मैं जब बोलता हूँ ना कि 1.5 से कम आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 से भी कम चला जाएगा, नहीं, 1 से तो वो ज़्यादा ही होगा लेकिन 1.5 से कम होगा. और अगर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से ज़्यादा हो जाए और 2 से कम आ जाए तो इसका मतलब हुआ वो 2 के क्लोज है लेकिन 1.5 से तो ज़्यादा ही है. और अगर वो 1.5 से कम है तो हम कहेंगे वो 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से दूर है. आप समझना इस बात को मैंने क्या कहा. ठीक है. जैसे मैं आपके लिए लिखूं यहाँ पर बेटा, अगर हम ऐसे कहेंगे ना, बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 से ज़्यादा है और 1.5 से कम, और 1.5 से कम, मैं ऐसे लिखता हूँ 1.5 से कम है. ठीक है. ये मैं आपके लिए अलग से लिख रहा हूँ. इट मीन्स द बॉन्ड इज more closer to single bond but more than single bond,
सिंगल बॉन्ड, लेकिन सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है, ठीक है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से ज़्यादा है तो मुझे यहाँ पर चेंज करना चाहिए, बट अगर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से ज़्यादा है और 2 से कम है तो हम क्या कहेंगे, इट मीन्स द बॉन्ड इज more closer to double bond and less than bond order equal to 2, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से, तो ये मैंने आपके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी है जिसका आपको मतलब समझना है, ठीक है। इसका मतलब बेटा यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये मैंने आपके लिए यहाँ से अलग से एक पॉइंट लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर बेटा समझ लीजिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 से बड़ा और 1.5 से छोटा तो उसका क्या मतलब हुआ, और 1.5 से बड़ा और 2 से छोटा हुआ, व्हाट डज दैट मीन, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब जैसे हम इस रेजोनेंस की बात करेंगे तो रेजोनेंस के लिए असल में होना क्या चाहिए वो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। फॉर ए मॉलिक्यूल टू शो रेजोनेंस, फॉर ए मॉलिक्यूल टू शो रेजोनेंस, अगर किसी मॉलिक्यूल को रेजोनेंस दिखानी है, इट शुड कंटेन पाई कंपोनेंट्स इन कंजुगेशन, इट शुड कंटेन पाई कंपोनेंट्स इन कंजुगेशन। अब आप बोलोगे सर ये पाई कंपोनेंट्स क्या है और ये कंजुगेशन क्या है, तो वही मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, पाई कंपोनेंट्स मीन व्हाट, पाई कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसका मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। इसका मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी का मतलब बेटा होता है फ्री रेडिकल। अब आप बोलोगे सर ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो मैं आपको बेटा दिखाऊंगा भी, लेकिन इस कंडीशन को याद रखिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस है तो उसमें क्या होना चाहिए, पाई कंपोनेंट्स होने चाहिए, और वो भी कंजुगेशन में। कंजुगेशन का मतलब बेटा होता है एक छोड़कर एक, ऑल्टरनेटिवली, ठीक। अब यू विल सी दिस, हम कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशंस की जहाँ तक बात आएगी, व्हेन वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। हम रेजोनेंस को कैसे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, हमें इसको कैसे यूज़ करना है अपने लेक्चर्स में, किसको, रेजोनेंस को। तो मैं आपको उसका दिखा देता हूँ, एक डेमो भी दूंगा आपको मैं। तो पहला तो इसकी है हमारे पास कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहले बेटा रेजोनेंस की बेसिस पर हम कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। सेकेंड वन, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, इससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो। और तीसरा जो बेटा इसका है वो भी यहीं पर लिख लो, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 3 एप्लीकेशंस हैं किसकी, रेजोनेंस की, जिनको हम इसी लेक्चर में कवर अप कर लेंगे, ठीक। और ये पाई कंपोनेंट्स कंजुगेशन में क्या है वो भी मैं आपको आगे चलकर ही बता दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल पहले दे देता हूँ, अगर आप एग्जाम्पल चेक करोगे, एग्जाम्पल है अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of OO bond length, ठीक है।
आपको ओ बॉन्ड लेंथ को इनको अरेंज करना है। जैसे बेटा आप किस किस को करना है, फॉर एग्जांपल यू हैव KO2, बेटा आपके पास है बेरियम परऑक्साइड, आपके पास है ऑक्सीजन, और बेटा आपके पास है ओजोन। ठीक है, अब आपको इसमें ओ बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। तो देखो बेटा, पहला है आपके पास पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को ही आप जो बेटा लिख सकते हो, यू कैन राइट KO2 एज ओनली O2 माइनस। ठीक है, अब O2 माइनस में बेटा आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, दैट विल बी हाफ ऑफ। अब चूंकि बेटा आपके पास O2 माइनस है तो आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब बेटा बॉन्डिंग तो आपके पास 10 हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग आपके पास 7 हो जाएंगे, एंड डेफिनेटली इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 1.5 होगा। फिर बेटा आप बेरियम परऑक्साइड में जाओगे। बेरियम परऑक्साइड में स्ट्रक्चर में क्या होगा, O2 माइनस 2। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करोगे, यू विल हैव हाफ ऑफ। बॉन्डिंग में तो बेटा 10 हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में बेटा 8 हो जाएंगे, आपका बॉन्ड ऑर्डर बेटा 1 आ जाएगा। फिर बेटा आपके पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तो बात ही नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, दैट इज़ हाफ ऑफ। इसके बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा, 10, एंटी बॉन्डिंग में है बेटा 16। 10 में से 6 गए, सॉरी एंटी बॉन्डिंग में इसके 6 ही हैं, तो 10 में से 6 गए 4, 4 डिवाइड बाई 2, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा 2। और अब आपके पास है बेटा ओजोन। अब आपके पास क्या है, ओजोन। अब ओजोन को बेटा मैं नहीं निकालूंगा बॉन्ड ऑर्डर कहाँ से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, बल्कि मुझे ओजोन का बेटा स्ट्रक्चर पता है। मुझे ओजोन का स्ट्रक्चर पता है, दैट आई विल ड्रॉ। इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाइए, यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, अब बेटा जैसे ही आप ओजोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओजोन के स्ट्रक्चर में आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये O माइनस और ये O प्लस, नो सॉरी मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसे करना है इसको, आई हैव टू डू इट लाइक दिस। यहाँ पर मैं बनाऊंगा प्लस और यहाँ पर रहेगा माइनस। ठीक है, अब इसी का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ना, वो आप बना सकते हो। कैसे, यू कैन गेट इट लाइक दिस। आप यहाँ पर डबल बॉन्ड लाइए, इसको ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर अब ये प्लस ही रहेगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो अब अगर आप देखोगे ये इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा, किन्हीं दो एटम्स को सिलेक्ट कर लो। आपने मान लो इन दो को सिलेक्ट कर लिया, अब इन दो को सिलेक्ट किया तो इन्हीं दो को हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पकड़ के रखना है। तो पहले वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से इनमें कितना बॉन्ड ऑर्डर है, दैट इज़ 2। सेकंड वाले के हिसाब से इनमें कितना है, दैट इज़ 1। और बेटा अगर आप इसको डिवाइड करोगे किससे, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो 2 हैं, सो दिस बिकम्स 1.5। ठीक है, दिस बिकम्स 1.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.5। और ये बॉन्ड ऑर्डर मैंने कहाँ से लाया, ये बॉन्ड ऑर्डर मैंने कहाँ से लाया, फ्रॉम, कहाँ से, रेजोनेंस प्रेजेंट इन O3 and not from molecular orbital theory, and not from molecular orbital theory, not from molecular orbital theory। मैंने ये molecular orbital theory से नहीं लाया, बल्कि मैंने इसका कहाँ से लाया, रेजोनेंस से लाया। तो अगर अब आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देना है तो बेटा यू कैन से बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इज, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इज। अब जानते हैं बेटा हम क्या, कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, और जिसकी बॉन्ड लेंथ कम उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा। किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो वो हम चेक करेंगे बेटा। KO2 में तो ये 1.5 है, BaO2 में तो ये 1 है, अब बेटा O2 में तो ये 2 है, और O3 में भी ये 1.5 है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा। सबसे कम किस में है, सबसे कम बेटा ये है ओजोन, ऑक्सीजन में सबसे कम बॉन्ड लेंथ। उसके बाद हमारे पास है किस में, KO2 में, और KO2 की जो O बॉन्ड लेंथ है वो सेम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ओजोन। और उसके बाद सबसे हमारे पास कौन है, दैट इज़ बेरियम परऑक्साइड। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर भी बन जाएगा जो हमें ध्यान में रखना है। तो आपने देखा इससे हमने रेजोनेंस की मदद से O बॉन्ड लेंथ निकाल ली बाय कैलकुलेटिंग द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल बेटा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैंने आपको बोला कि पाई कंजुगेशन सिस्टम, अब आप बोलोगे वो क्या है। देखो बेटा, अगर आप कंसिडर ए मॉलिक्यूल या कंसिडर एन आयन,
और मोर स्पेसिफिकली अगर आप इसको बोलोगे ना, हम इसको कहते हैं कंसिडर ए कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन कंसिडर करना है आपको? कार्बन कैटायन कंसिडर करना है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला जैसे आप कार्बोकैटायन कंसिडर करोगे तो आपको यहां पर दिखेगा रेजोनेंस। कैसे? क्या इसमें पाई सिस्टम है, पाई कंपोनेंट्स है कॉन्जुगेशन में? तो ध्यान से देखिएगा कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है। अगर आप चेक करोगे बेटा, देखो ये जो है ना, ये क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद क्या आता है बेटा? उसके बाद सिंगल बॉन्ड आता है और फिर उसके बाद एक और पाई कंपोनेंट आ जाता है। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के बाद सिंगल बॉन्ड के बाद फिर से पाई कंपोनेंट। तो ये आ गई ना ऑल्टरनेटिवली, इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेटिवली। तो इससे क्या होता है, हमें पता लग गया कि इस मॉलिक्यूल में क्या है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस हम फिर कैसे दिखाते हैं? इस बॉन्ड को इसकी तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देते हैं या दिखाते हैं। तो CH2 यहाँ पर अब आ गई पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बन गया सिंगल बॉन्ड CH, और अब यहाँ पर बन गया हमारे पास डबल बॉन्ड इनटू CH2। ठीक है, तो ये बन गया बेटा हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, और बेटा ये बन गया हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। क्लियर? लेकिन रियल लाइफ में इसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा? रियल लाइफ में इसका स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। और रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बोला था कि जो चीज़ भी परमानेंट है दोनों में, पहले उसको ड्रॉ करो। तो वो परमानेंट जो चीज़ दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में है वो शायद ये वाली है कि नहीं? फिर क्या वाकई में ही मैं इसको ऐसे नंबरिंग करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नंबरिंग सेम रखनी है बेटा, लेकिन हर एक में सेम रखनी है। क्या CH2 और CH यानी कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 के हिसाब से कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 के हिसाब से सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ कौन सा है? तो हम कहते हैं बेटा यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड है। उसी तरीके से 2 और 3 में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट के हिसाब से कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। लेकिन उसी 2 और 3 में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड के हिसाब से डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड है। अब मैं आपसे कहूँगा कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर है। एक लिखोगे आप इस पर डेल्टा पॉजिटिव, और लिखोगे इस पर डेल्टा पॉजिटिव, और क्या लिखोगे बेटा लास्ट में? आप ये भी लिखोगे 2 डेल्टा पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? क्लियर? नाउ अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहोगे बेटा, बॉन्ड ऑर्डर किन्हीं भी दो कार्बन एटम्स को पकड़ लो, मान लो मैं 1 और 2 को लेकर चल रहा हूं, तो पहले के हिसाब से तो वहां पर डबल बॉन्ड है, दूसरे के हिसाब से वहां पर सिंगल बॉन्ड है। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास 2 ही हैं। 2 + 1 = 3, 3 / 2 मतलब बेटा ये 1.5 है। तो फिर से यहां पर लिखेंगे क्या? सिंस बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1.5, hence both the resonating structures have same stability, and hence the molecule is said to have क्या? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, चूंकि बॉन्ड ऑर्डर आ गया ना 1.5, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ना वो इक्वली स्टेबल है। और जब भी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वली स्टेबल आ जाएं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो बेटा उनको उस वक्त उस मॉलिक्यूल में कौन सी रेजोनेंस होती है? दैट रेजोनेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर आपने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए ना वो आपको आइडेंटिकल दिख रहे हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है उनमें, तो डेफिनेटली बेटा उस मॉलिक्यूल में क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। ठीक, जैसे मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल भी चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस की एक और एग्जांपल, जैसे आप चेक करोगे आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड O-O-। ठीक है, क्या बेटा इसमें आपको पाई सिस्टम कंपोनेंट्स दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं बेटा। ये गई नेगेटिव चार्ज, फिर आया बेटा सिंगल, और फिर आया बेटा डबल। ज़रा आप रेजोनेंस कैसे करवाओगे? इसको यहाँ और इसको बेटा ऊपर ले जाओगे, एंड द मोमेंट यू डू इट, आप देखो आपको क्या मिलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, बेटा ऊपर अब आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर बेटा अब आ जाएगा डबल बॉन्ड आएगा। तो अगेन वही से बेटा इस मॉलिक्यूल में क्या है? इस मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है।
क्यों है इस मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट रेजोनेंस? बिकॉज बोथ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बिकॉज बोथ द RS हैव नहीं लिखेंगे हम, आर आइडेंटिकल। ठीक है, दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है बेटा? बोथ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल। तो इस हिसाब से भी बेटा आप समझ सकते हो कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होती है। ठीक, अच्छा, अब जरा सर हम और आगे चलें। यस बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल जिसको मैं कंसिडर करूंगा, दैट इज कार्बोनेट आयन, CO3 2- आयन। अब इसमें भी बेटा रेजोनेंस है। कैसे? जरा आप इसके स्ट्रक्चर्स बनाइए। इसके स्ट्रक्चर तो बेटा ऐसे हैं। ठीक, अब बेटा यहां से आप क्या कर सकते हैं? यहां से आपके पास ऑप्शंस ही हैं। आप क्या क्या करो, किसने कहा ये डबल बॉन्ड यहीं पर हो सकता है? आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो बेटा इसमें क्या कर सकते हो, यहां पर आप इसको O- रखो, इसको भी O- रखो और डबल बॉन्ड को यहां पर ले आओ। सो यू हैव ड्रॉन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो कार्बोनेट के बन सकते हैं। ठीक है, अब कार्बोनेट के जितने भी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बेटा बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो हम यहाँ पर भी कहेंगे कि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तीनों के तीनों देखो, वो भी आइडेंटिकल ही हैं। अब बेटा अगर मैं आपसे कहूँगा बॉन्ड ऑर्डर बताइए मुझे क्या है। बॉन्ड ऑर्डर बेटा किन्हीं भी दो एटम्स को पकड़ लो, लेकिन फिर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सिर्फ उन्हीं दो को देखना है। तो बेटा जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर भी आपको इसी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर भी आपको इसी को सिलेक्ट करना है। तो पहले वाले के हिसाब से इन दोनों के बीच में कितना है बॉन्ड ऑर्डर? दैट बॉन्ड ऑर्डर इज 2। दूसरे के हिसाब से 1, तीसरे के हिसाब से भी 1, और लास्ट में बेटा इसको डिवाइड कीजिएगा 3 से। तो 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4 डिवाइडेड बाई 3, डेफिनेटली बेटा इट इज़ 1.33। इट इज़ 1.33। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा? 1.33। ठीक, एंड ये भी ख्याल रखिएगा 1.33 किसी का भी है। तो अगर आप चाहो तो मैं आपको एक और भी दिखाऊं करके। मान लो आपने इन दो कार्बन्स को उठाया, इन दो एटम्स को उठाया, ठीक है, यू टुक दिस वन। तो यहां पर भी बेटा आपको इन्हीं दो को उठाना है, सिलेक्ट करना है, और यहां पर भी बेटा आपको इन्हीं दो को सिलेक्ट करना है। तो अगर मैं आपको दूसरा बॉन्ड ऑर्डर भी जो मैंने ग्रीन में लिखा है वो निकालूं, तो पहले के हिसाब से वहां पर 1 है, दूसरे के हिसाब से भी 1 है, तीसरे के हिसाब से वहां पर 2 है। डिवाइड कीजिए इसको 3 से, आप देखोगे ये भी 1.33 है। और अगर मैं ये वाला आपके लिए सिलेक्ट करूं, दिस वन, ये दो, ये दो और ये दो अगर हम सिलेक्ट कर लें, तो हम कुछ चेक करेंगे बेटा। यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है? यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर पहले के हिसाब से 1, दूसरे के हिसाब से 2, तीसरे के हिसाब से 1, होल डिवाइड करो इसको 3 से, तो ये भी बन जाएगा 1.33। तो बेटा फिर हम रिजल्ट क्या निकालेंगे? हेंस द मॉलिक्यूल हैज़ ऑल सिमिलर CO बॉन्ड लेंथ। हर कोई बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है? वो आइडेंटिकल है। क्लियर हो गया? ठीक, अब देखो बेटा जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ किस किस का? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और CH3COO-, ठीक है, और CO3 2-। ठीक है, आपको क्या करना है? कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कौन सी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है? सो बेटा हियर कंपेयर CO बॉन्ड लेंथ, कंपेयर CO बॉन्ड लेंथ। आपको CO बॉन्ड लेंथ को बेटा यहाँ पर कंपेयर करना है। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है, तो आप इसको भी करोगे बेटा। देखो सबसे पहले तो बेटा इनके स्ट्रक्चर्स बनाइए। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है दैट इज C ट्रिपल बॉन्डेड टू O, ठीक है, और इस पर लोन पेयर भी है। तो यहाँ पर तो बेटा सबसे सिंपल है, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है दैट इज 3, ठीक है। उसके बाद बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में OC लाइक दिस, ठीक है। अब अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा बॉन्ड ऑर्डर देखना है तो यू कैन सिंपली से इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा दैट इज 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा? इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ठीक। अब एक बात मैं बेटा यहाँ पर आपको जरूर कहना चाहूंगा,
कि बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है वो कैसे हो जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पर क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके ऊपर होते हैं लोन पेयर, इसके ऊपर होते हैं लोन पेयर, ऐसे इसका स्ट्रक्चर है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, लेट मी जस्ट शो यू इट बिट मोर क्लियरली ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो बेटा इट इज़ लाइक दिस, कार्बन डाइऑक्साइड में समझ लीजिएगा बेटा ये रेजोनेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, रेजोनेंस है। अब देखो बेटा कैसे, ये ठीक, हम देखो इसकी रेजोनेंस कैसे शो करते हैं। सर रेजोनेंस का मतलब तो होता है ना कि पाई कंपोनेंट्स हो जाएंगे, क्या पाई कंपोनेंट्स होने चाहिए कंजुगेशन में। सर यहाँ पर तो है नहीं, क्यों, ये देखिए सर लोन पेयर के बाद ही आता है क्या, पाई बॉन्ड। लेकिन आपने तो सर कहा था कि कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट आना चाहिए, लेकिन ये तो साथ में ही है। तो बेटा यहाँ पर एक छोटा सा थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर आपको एक डबल बॉन्ड को मानना होता है एज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड उसको ट्रीट नहीं करना होता है। दैट मीन्स फिर मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा मेरे पास ये क्या है, दिस इज पाई कंपोनेंट, उसके बाद जो आने वाला डबल बॉन्ड है यानी कि ये डबल बॉन्ड, आई विल नॉट ट्रीट दिस एज अ डबल बॉन्ड, इसको ट्रीट किया जाएगा एज अ सिंगल बॉन्ड। तो हमारे पास पाई कंपोनेंट, फिर आ गया सिंगल बॉन्ड, और ये वाले को आपको डबल बॉन्ड कंसिडर करना है। किस वाले को, ये जो येलो वाला है ना, इसको आपको करना है कंसिडर एज ए डबल बॉन्ड। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे, हम इसको इधर ले जाएंगे और हम इसको इधर ले जाएंगे, क्या बनेगा, ये बनेगा O माइनस सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्डेड टू O पॉजिटिव, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसका दूसरे तरीके से कैसे रेजोनेंस भी दिखा सकते हो आप, वो आप ऐसे कर सकते हो कि आप उल्टे साइड से बोलो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, मतलब इसका जो दूसरा आप बनाओगे ना, वो क्या बनाओगे, वो बना सकते हो ऐसे, और यहां पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब आपको क्या काम करना है, अब आपको कोई से भी दो एटम सेलेक्ट करने हैं। तो बेटा इसको सिलेक्ट कर लो और यहां से इसको भी सिलेक्ट कर लो, सेम को सिलेक्ट करना है ना। तो आप चेक करो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर फिर इसको सिलेक्ट करोगे और फिर इसको सिलेक्ट करोगे, तो आप दोनों से देख लोगे बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा अगर मैं रेड के हिसाब से या पर्पल के हिसाब से पहले बोलूं, सो दैट इज 3 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा वो बन जाएगा 2। लेकिन अगर आप रेड वाले के हिसाब से पकड़ के चलते हो तो वहां पर भी बेटा आपके पास 1 + 3 होल डिवाइडेड बाय 2, तो वो भी आपके पास 2 बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे बेटा, इसमें भी क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर मिल गया, कौन सा बॉन्ड ऑर्डर मिल गया, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर जो मिला ना, जो मैं आपको बोल रहा था CO2 में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो 2 होता है, ठीक है। अब बस कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ा सा जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो चेंज है, वो ये है कि आपको एक डबल बॉन्ड को मानना होता है एज ए सिंगल बॉन्ड। अब उसका भी रीज़न है, लेकिन अभी हमें उस रीज़न में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद बेटा हमारे पास है एक और, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक। क्या इसमें भी रेजोनेंस है सर, बिल्कुल है बेटा रेजोनेंस। ये रहा पाई कंपोनेंट, फिर रहा सिंगल बॉन्ड और फिर रहा डबल बॉन्ड। तो आप बेटा इसको ऐसे करवाओ, इसको बेटा ऐसे करवाओ, यू विल गेट अनदर वन दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्डेड टू O। अब जरा बेटा आप दो एटम्स को सिलेक्ट कर लो, इन दो एटम्स को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको CO बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लो, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर पहले के हिसाब से 1, दूसरे के हिसाब से 2 होल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.5, दैट इज इक्वल टू 1.5। सर अगर हम दूसरे के हिसाब से करेंगे तो कर लो बेटा, दूसरे के हिसाब से भी सिलेक्ट कर लो, ये वाला एक ले लो और ये वाला एक ले लो। आप देखोगे इसके हिसाब से भी बॉन्ड ऑर्डर जो आपके पास आएगा वो आएगा 2 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज अगेन 1.5। तो आपको पता चल गया कि CH3COO माइनस में, CH3COO माइनस में जो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास है, दैट बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, ठीक है। और उसके बाद बेटा आपके पास कौन सा था, CO32 माइनस, और आई एम प्रिटी मच श्योर ऊपर तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, CO32 माइनस में जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज इक्वल टू 1.33,
नाउ बेटा हम जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और हम किस बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, CO बॉन्ड लेंथ की। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। देयरफॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ इज, कौन कौन सा होगा बेटा, सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद ये आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ये आ जाएगा CH3CO-, और CH3CO- के बाद ये आ जाएगा CO3-2। सो दिस इज आवर ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, उसके बाद बेटा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, उसके बाद बेटा एसीटेट आयन आ जाएगा, और लास्ट में आपके पास कार्बोनेट आयन आ जाएगा। आई एम प्रिटी मच श्योर इंशाल्लाह आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्वेश्चन बेटा ऐसे कहेगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं और बॉन्ड ऑर्डर भी बता देना है। तो पहला आपके पास क्या है, पहला आपके पास है SO3 2-। पहला क्या है आपके पास, SO3 2-। तो SO3 2- में भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो बना लो बेटा, इसमें आपके पास लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये तो कार्बोनेट की तरह ही है, तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो S यहाँ से बन जाएगा O-, यहाँ से बन जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ से बन जाएगा O-, और लास्ट में आपके पास S, यहाँ से O-, यहाँ से भी O-, और यहाँ से डबल बॉन्डेड टू O। ठीक है बेटा, तो अब आप किसी भी दो को पकड़ लो। मान लो बेटा आपने इन दो को पकड़ लिया, ठीक है, इन दो को पकड़ना है इधर पर भी, और इन्हीं दो को कंसिडर करना है यहाँ पर भी। ठीक है बेटा, मैं आपसे पूछूंगा बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2 + 1 + 1 होल डिवाइडेड बाई 3, वही बन जाएगा 1.33। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं इसके, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड। ठीक है, तो ये सल्फाइट आयन है, दिस इज सल्फाइट आयन, SULPHITE, सल्फाइट आयन। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास है PO4-3, फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन में भी रेजोनेंस है बेटा, ज़रा बनाने की कोशिश करें। P डबल बॉन्ड O, फिर तो हमें पता है ना O-, O-, और O-। ठीक है, इसका एक और भी बेटा बन जाएगा, कौन सा वाला, PO-, डबल बॉन्डेड टू O, O-, और यहाँ से O-। इसका एक और भी बन जाएगा, वो कौन सा होगा, PO-, सिंगल बॉन्डेड टू O-। आप डबल बॉन्ड को यहाँ ले जाओ और यहाँ से O-। और इसका एक और भी बन जाएगा, एक और वाला कौन सा होगा, यू हैव PO-, O-, O-, और डबल बॉन्डेड टू O। ठीक है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड, एंड दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फोर्थ। मैं आपसे पूछूं इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो आपको क्या करना है, किन्हीं भी दो एटम्स को बेटा सिलेक्ट कर लेना है। लेट मी सिलेक्ट दीज टू। अब हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ इन्हीं दो को पकड़ना है, किसी और को चेंज नहीं करना है, स्विच नहीं करना है। तो आपने इन दो को यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, और यहाँ से इन दोनों को पकड़ लिया। ठीक है, सो दैट इज 2 + 1 + 1 + 1, तो दैट इज डेफिनेटली 5। सो दैट इज 2 + 1 + 1 + 1। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेटा आपके पास 4 आ जाएंगे। सो यू विल हैव 5 डिवाइडेड बाई 4 विच टर्न्स आउट टू बी 1.25। ठीक है, हाँ, अगर आप एक और चीज़ भी चाहते हो कि इनका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाया जाए, तो मैं वो भी बना सकता हूँ आपके लिए। एक में आई कैन शो यू। तो अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाओगे, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी आप बना सकते हो। पहले वो चीज़ें बनाओ जो सब में कॉमन है, दैट इज PO, O, O और O। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर ऐसे नहीं था। अब आपको क्या दिखा, हर एक का कौन सा कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो वो ऐसे दिखा सकते हो आप। ठीक है, तो आपके पास नेगेटिव चार्ज किस किस ऑक्सीजन पर है, हर एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा-, डेल्टा-, डेल्टा- और डेल्टा-। ठीक, और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, अगर आप सोच रहे हो कि ये इसका रियल स्ट्रक्चर है, तो इसका रियल स्ट्रक्चर ये नहीं है। इसका रियल स्ट्रक्चर तो असल में टेट्राहेड्रल है, बट
दिखाने के लिए तो हम इसको ऐसे ही दिखा रहे हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास जो तीसरा मॉलिक्यूल आता है दैट इज SO4-2। SO4-2 मतलब ये हमारे पास सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन है। ठीक, अगर हम सल्फेट आयन को बनाने की कोशिश करें, चलिए मैं इसमें एक और काम करता हूं। आई विल ड्रॉ द फुल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका दूसरा कैसे आप बनाओगे? इसका तीसरा आप कैसे बनाओगे? इसका आप चौथा कैसे बनाओगे? दैट फोर्थ वन दैट यू नीड टू ड्रॉ, वो कैसे आप बनाओगे? वो आप बनाओगे ठीक है। इसका आप पांचवा कैसे बनाओगे? क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको कंटिन्यूअसली बनाने होंगे। ठीक है, और बेटा इसका लास्ट वाला आप कैसे बनाओगे? दैट इज यू टेक O-। ठीक है बेटा, यू टेक O-, मेक इट डबल बॉन्ड, मेक इट डबल बॉन्ड लाइक दिस। तो ये इसके बेटा 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ठीक, आपको पता होगा कि ये हम पहले भी क्लास में बना चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपके रिवीजन के लिए इसको एक बार फिर से बना दिया। ठीक है, अब बेटा जैसे ही आपने ये बना दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अब आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर देखना है। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या करना है? किन्हीं भी दो को सिलेक्ट कर लो बेटा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ बेटा, उसी को मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आई सिलेक्ट द सेम वन हियर। ठीक, और यहाँ पर भी बेटा उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर भी उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी बेटा मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो बस चेक इट आउट बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? पहले वाले के हिसाब से 2, फिर बेटा एक और 2, फिर बेटा एक और 2, फिर 1, फिर 1 और फिर 1। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेटा वो 6 हैं आपके पास। आई थिंक ये ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। इट इज़ 3 3 इज 9, 3 2 6, इट इज़ 1.5। तो अब हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना है? दैट इज़ 1.5। ठीक है, ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स तो थी बेटा जो मैंने करवाई आपको, सल्फाइड आयन की, फॉस्फेट आयन की, सल्फेट आयन की। अब नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास है दैट इज़ फोर्थ एग्जाम्पल, वो किसकी है? क्योंकि जितना आप इसमें सीखोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज पर क्लोरेट आयन। ठीक है, दिस इज पर क्लोरेट आयन, दिस इज पर क्लोरेट आयन। अब पर क्लोरेट आयन को आप कैसे इसकी शेप बनाओगे बेटा? इसका क्या बनाओगे? इसकी ज्योमेट्री कैसे बनाओगे? सो दिस इज लाइक दिस, ClO-, डबल बॉन्डेड टू O, डबल बॉन्डेड टू O, डबल बॉन्डेड टू O। इसका भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही होगा। तो बेटा नेक्स्ट आप क्या करोगे? Cl डबल बॉन्डेड टू O, सिंगल बॉन्डेड टू O-, डबल बॉन्डेड टू O, डबल बॉन्डेड टू O। फिर इसका क्या करोगे? Cl यहाँ पर क्या करोगे? हाँ, डबल बॉन्डेड टू O, डबल बॉन्डेड टू O, फिर O-, और फिर करोगे इसको डबल बॉन्डेड टू O। और अगर आप इसमें लास्ट वाले में बनाओगे Cl डबल बॉन्डेड टू O, डबल बॉन्डेड टू O, डबल बॉन्डेड टू O, और ये O-। तो बेटा अब आपके पास इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 4 आ जाएंगे। अगर आपके पास इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 4 आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे बनेगा? किन्हीं भी 2 को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, किन्हीं भी 2 को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होगा? पहले वाले के हिसाब से 2, अगले वाले के हिसाब से 1, अगले वाले के हिसाब से 2, अगले वाले के हिसाब से 2, होल डिवाइड इसको कीजिए 4 से, तो दैट विल बिकम 7 डिवाइडेड बाय 4, और 7 डिवाइड बाय 4 वही होता है 1.75। हाँ, अगर आपसे कोई इसका रेजोनेंस हाइब्रिड पूछे तो रेजोनेंस हाइब्रिड भी आप आराम से बना सकते हो। पहले वो चीज़ें बना लो जो सब में ही कॉमन है। ठीक है, और फिर बेटा इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दे दो। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ है? नेगेटिव चार्ज हर एक एटम पर है, तो ये बनेगा डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, और आप लिख सकते हो 4 डेल्टा माइनस इज इक्वल टू 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसे हम बेटा इसको बना सकते हैं। अगला जो हमारे पास है दैट इज द फिफ्थ वन, एंड दैट फिफ्थ वन इज नाइट्राइट आयन, NO2-, which is known as
नाइट्राइट आयन। और नाइट्राइट आयन में भी आप ज़रूर इसको बना पाओगे और अच्छे से बना पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज़ N, तो ये तो ऐसे होता है, ठीक है। अब इसमें भी रेजोनेंस है, आप रेजोनेंस कैसे करवाओगे? इसका रेजोनेंस मतलब इसको तो यहीं पर छोड़ दो, मेक द डबल बॉन्ड हियर, मेक इट लाइक दिस O माइनस। अब देखो बेटा पाई कंपोनेंट्स कंजुगेशन में भी है, ये है नेगेटिव चार्ज, फिर है सिग्मा बॉन्ड और फिर है पाई बॉन्ड, तो ये तो कंजुगेशन में, कंजुगेशन का मतलब ऑल्टरनेट में आने चाहिए, ठीक। तो इसके तो सिर्फ दो ही बन सकते हैं, तो अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो हाइब्रिड इसका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फिर बेटा क्या काम करोगे, फिर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड पार्शल और यहाँ पर भी पार्शल डबल बॉन्ड। अब बेटा यहाँ पर भी डेल्टा माइनस, यहाँ पर भी डेल्टा माइनस। तो आप ये भी कर सकते हो कि इसमें क्या है, इसमें भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, क्योंकि अगर आप इसके चेक करोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो वो भी एक जैसे ही हैं। और अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो किन्हीं भी दो को सिलेक्ट कर लो बेटा, सिलेक्ट दीज टू, ठीक है। इन दो को सिलेक्ट करो और यहाँ से भी इन दो को ही सिलेक्ट करो, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर पहले के हिसाब से 2, फिर बेटा 1 होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, वही बनेगा आपके पास 1.5, ठीक। तो ये आपके पास 5 हो गए। छठी बेटा मैं आपको एग्जांपल अगर दिखाऊं तो छठी एग्जांपल आपके पास नाइट्रेट आयन की है। नाइट्रेट आयन, अब नाइट्रेट आयन को तो हम पहले भी बना चुके हैं, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में हो तो नाइट्रेट आयन हमने कुछ ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक है। इस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज थी, ठीक। सो है तो बेटा एक ही नेगेटिव चार्ज, अगर आप सोच रहे हो तो इसमें तो दो नेगेटिव चार्ज नहीं, ये वाली नेगेटिव चार्ज और ये वाली पॉजिटिव चार्ज असल में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर हमें चार्जेस का इस्तेमाल करना होता है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लेविस थ्योरी जब हमने पढ़ी थी, ठीक। इसका एक और कैसे बनेगा, वो बनेगा कुछ ऐसे। और तीसरा कैसे बनेगा, इसका तीसरा भी जो है वो भी बनेगा N डबल बॉन्ड O माइनस और ये O माइनस और इस पर O प्लस। तो अगर आप इसमें सोचोगे तो लेट मी सिलेक्ट दीज टू, ठीक है। मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना बन जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर पहले के हिसाब से 1, फिर बेटा 2, फिर बेटा 1, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3 हैं, दिस बिकम्स 1.33, ठीक। तो ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर के सारे केसेस हो गए बेटा, एंड आई एम प्रिटी मच श्योर अब आपको रेजोनेंस की मदद से भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना, उनको कंपेयर करना, वो तो हम कर ही लेंगे और आगे भी करते चले जाएंगे, लेकिन आई एम प्रिटी मच श्योर कि यहाँ तक भी आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। हमारे पास कुछ स्पेशल बॉन्डिंग सिचुएशंस हैं जो हमें देखनी है। स्पेशल बॉन्डिंग सिचुएशंस, स्पेशल बॉन्डिंग सिचुएशंस हमारे पास कुछ आ जाती हैं, स्पेशल बॉन्डिंग सिचुएशंस। अब स्पेशल बॉन्डिंग सिचुएशंस में हमारे पास सबसे पहली जो स्पेशल सिचुएशन है दैट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग, दैट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। ध्यान दीजिएगा इसका, दैट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग, ठीक। देखो इट occurs when out of two bonded atoms, one atom contains vacant orbital, when one atom contains vacant orbital, तो जनरली जो ये एटम होता है जनरली a second और थर्ड पीरियड एलिमेंट, जनरली a second और थर्ड पीरियड एलिमेंट, ठीक। and other atom has lone pair, and other atom has lone pair of electrons, ठीक है। this atom should be
दिस एटम शुड बी फ्रॉम सेकेंड पीरियड, दिस एटम शुड बी फ्रॉम सेकेंड पीरियड, ठीक है। इट ऑकर्स व्हेन आउट ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। तो पहली बात तो बेटा जो आपको यहाँ पर सीखनी है वो ये है कि बैक बॉन्डिंग उन दो एटम्स के बीच में होती है जो एटम्स पहले से ही बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ। मतलब उन दोनों के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है वो पहले ही बन चुका है सिग्मा बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, नहीं। बैक बॉन्डिंग की वजह से हमेशा और हमेशा बनता है पाई बॉन्ड। अब हम जानते हैं पाई बॉन्ड तो तभी बनेगा ना जब पहले सिग्मा बॉन्ड बन गया होगा। सो दैट इज व्हाई वी से बैक बॉन्डिंग डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी बॉन्ड, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सेकेंडरी बॉन्ड। सर अब ये क्या है, ये प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड? प्राइमरी बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड होता है जो उसके अलावा कोई बॉन्ड बन जाएगा। तो हम तो जानते हैं ना कि बैक बॉन्डिंग का केस उन्हीं दो एटम्स के बीच में आता है जिनके बीच में पहले से ही बॉन्ड एक एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब उनमें प्राइमरी बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुका है, ठीक। अब ये होता कैसे है, दो बॉन्डेड एटम्स में से कोई एक बॉन्डेड एटम ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्या होना चाहिए, जिसके पास होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। अब वो कौन कौन हो सकता है, वो हो सकता है एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट जैसे बोरॉन, ठीक है, और बेरिलियम। और दूसरा एटम उसके पास क्या होने चाहिए, लोन पेयर। लेकिन जिस ऑर्बिटल के पास जिस एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे वो एटम होना चाहिए या तो सेकंड पीरियड एलिमेंट का या तो थर्ड पीरियड एलिमेंट का, ठीक है। और जो एटम लोन पेयर देगा बॉन्ड बनाने के लिए, याद रखिएगा एक बॉन्डेड एटम सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल ला रहा है और दूसरा जो एटम है वो ला रहा है क्या, वो दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। सो वन एटम ब्रिंग्स द vacant orbital, another atom brings the lone pair of electron, but do not mix it with coordinate bond। बेटा ये coordinate bond नहीं है क्योंकि coordinate bond is a primary bond, ठीक है। ये जो दो एटम्स के बीच में ये हो रहा है ना कि एक एटम लोन पेयर दे रहा है और दूसरा लोन वैकेंट ऑर्बिटल ला रहा है, इन दो के बीच में पहले से ही एक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनने वाला है, पाई बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो एटम वैकेंट ऑर्बिटल ला रहा है वो कौन सा जो एटम वैकेंट ऑर्बिटल ला रहा है वो कौन सा ऑर्बिटल लाना चाहिए, या वो कौन सा एलिमेंट खुद होना चाहिए, या तो वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा या तो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। और जो दूसरा एटम क्या ला रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ला रहा है, उसको होना चाहिए कौन से, सेकंड पीरियड का एलिमेंट, ठीक। अब आपको अगर ये सब अभी एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। एग्जाम्पल बेटा हम कंसिडर करेंगे BF3 की, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अगर आप बेटा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, BF F और F, ठीक। अगर आप चेक करोगे बेटा यहाँ पर बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो मतलब बेटा ये तो प्लेनर है, ये क्या है, ये प्लेनर है। अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी एटम sp2 है, प्लेनर है, तो उसके पास क्या होता है, उसके पास तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है जो इसी प्लेन को क्या होता है, जो इसी प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। डू यू रिमेंबर, हमने लिखा था ना जब मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी, ठीक। तो इसका एक p ऑर्बिटल क्या है बेटा, इसका एक p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है इस प्लेन को, ऐसे और ऐसे, ठीक। अब बगल में क्या लगा हुआ है, बगल में फ्लोरीन लगा हुआ है और फ्लोरीन के पास भी बेटा क्या है, फ्लोरीन के पास ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है जिसमें क्या है, जिसमें बेटा लोन पेयर है। ये रेड कलर का और ये ग्रीन कलर का ऑर्बिटल जो है ना, ये आपस में क्या करने लगते हैं, ओवरलैप करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, ओवरलैप। और क्या ओवरलैप, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ओवरलैप की वजह से क्या बनता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। अब अगर बेटा यहां से बनेगा पाई बॉन्ड, हेंस बैक बॉन्डिंग, इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। अब देखो जिस एटम ने वैकेंट ऑर्बिटल लाया, मतलब बोरॉन ने, बोरॉन तो एक सेकंड पीरियड एलिमेंट है,
और जिसने लोन पेयर डोनेट किया वो तो फ्लोरीन है, और फ्लोरीन भी एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, बैक बॉन्ड एक बन गया बेटा। ठीक है, और वो बैक बॉन्ड बेटा कैसे बनेगा? वो बैक बॉन्ड कुछ ऐसे बनेगा, आपको ऐसे दिखेगा, चेक करो। ठीक है, फ्लोरीन ने चूंकि लोन पेयर दिया बेटा तो पॉजिटिव चार्ज, और बोरॉन पर आएगी नेगेटिव चार्ज। अब यही बैक बॉन्डिंग सिर्फ एक फ्लोरीन के साइड से नहीं हो सकती, दूसरा भी बन सकता है, BF, यू कैन गेट इट लाइक दिस। ठीक है, यही चीज बेटा अगर आप चाहोगे, यही चीज ऐसे भी हो सकती है। तो ये इसके आप करोगे, आप कहोगे BF3 में तीन साइड से क्या है? बैक बॉन्डिंग है। तीन साइड से क्या है? बैक बॉन्डिंग है। अब अगर मैं बेटा आपसे कहूंगा जरा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, अब वो भी चेक करो बेटा आपके पास। मैंने आपसे कहा था ना, आप बोलोगे सर ये क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड? इसमें भी रेजोनेंस है, बिल्कुल है बेटा। अब चेक करो, लेकिन वो रेजोनेंस किन पाई कंपोनेंट्स की वजह से है? देखो बेटा, फ्लोरीन के पास क्या था? फ्लोरीन के पास थे लोन पेयर, और बेटा बोरॉन के पास क्या था? वैकेंट ऑर्बिटल। तो बेटा BF3 में मैं आपके लिए यहाँ पर अलग से एक बना रहा हूँ। BF3 जो है ना, BF3 मैं आपको पहले दिखाता हूँ। BF3 इट वाज लाइक दिस। ठीक है, बोरॉन के पास क्या है बेटा? बोरॉन के पास सर क्या है? बोरॉन के पास बेटा है वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। और फ्लोरीन के पास बेटा क्या है? लोन पेयर। तो देखो, लोन पेयर तो हो गया पहला पाई कंपोनेंट, फिर आ गया सिग्मा बॉन्ड, और फिर आ गया वैकेंट ऑर्बिटल। तो फिर से बन गई कंजुगेशन, मतलब यहां पर भी क्या आ जाएगी? रेजोनेंस आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर बेटा हम ये क्यों कहते हैं? पहले मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बना दूं, उसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। सो दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, एंड दिस इज फ्लोरीन। अब बेटा इसमें क्या स्ट्रक्चर होगा? फिर बेटा पार्शल थोड़ा होगा, यहां से भी पार्शल, यहां से भी पार्शल। इन पर क्या है? डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, इन पर क्या है? डेल्टा पॉजिटिव। इन पर क्या है? डेल्टा पॉजिटिव। बोरॉन पर क्या है? डेल्टा माइनस। ठीक, अब यहां पर बेटा चूंकि BF3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो आप कहोगे 3 डेल्टा पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 डेल्टा माइनस। क्यों कहा ऐसा? सिंस BF3 इज न्यूट्रल। चूंकि बेटा BF3 क्या है? BF3 इज न्यूट्रल, हेंस बेटा टोटल पॉजिटिव चार्ज, हेंस टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर है। क्लियर हो गया ये? ठीक है, सो दिस इज क्लियर। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर आपको जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, दैट इंपॉर्टेंट थिंग, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बेटा यहां पर है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग से हुआ क्या बेटा? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग द हाइब्रिडाइजेशन, the hybridization of boron has not changed, boron has not changed। तो बेटा अगर आप बैक बॉन्डिंग भी करवा रहे हो ना, बोरॉन अभी भी क्या है? sp2 ही है। चेक करो बेटा, चाहे इधर चेक कर लो, दिस इज स्टिल sp2, इवन दिस इज sp2, इवन दिस इज sp2। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्या बैक बॉन्डिंग की वजह से कभी भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती है? हो सकती है बेटा, वो हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दैट इट विल ऑलवेज चेंज, नाइदर इट इज़ नेसेसरी कि इट विल नॉट ऑलवेज चेंज। इट कैन चेंज, इट मे नॉट चेंज। वो कैसे होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, बट आई एम प्रिटी मच श्योर कि यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। बैक बॉन्डिंग के लिए भी बेटा क्या है? एक पाई बॉन्ड बनता है, किस किस के बीच में? दो एटम्स के बीच में बनता है। वो दो एटम्स ऑलरेडी, जो ऑलरेडी बॉन्डेड एटम्स है ना, उनके बीच में पाई बॉन्ड बनता है। तो इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा कि बैक बॉन्डिंग में दो ऑलरेडी जुड़े हुए एटम्स के बीच में नया एक बॉन्ड बन रहा है। ठीक, दैट इज बैक बॉन्डिंग। ठीक, अब इस बैक बॉन्डिंग से इफेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं, लेट अस राइट डाउन देम। तो हम लिखेंगे बेटा सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग, इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से क्या क्या इफेक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल में। ठीक, अब ये समझ लीजिएगा बेटा, बैक बॉन्डिंग से क्या बनेगा? बैक बॉन्डिंग से बनेगा एक पाई बॉन्ड। क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। अब जब हम ये कहते हैं ना कि बैक बॉन्डिंग में जो एटम वैकेंट ऑर्बिटल ला रहा है उसके पास क्या होना चाहिए? उसके वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए या थर्ड पीरियड का होना चाहिए?
और जो दे रहा है वो क्या होना चाहिए, वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फर्स्ट लेट अस राइट डाउन दिस इफेक्ट्स ऑफ द बैक बॉन्डिंग। तो पहले वजह से हम कह सकते हैं ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, मैं उसको बेटा बी लिख रहा हूँ, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग द हाइब्रिडाइजेशन of central atom may or may not change. It can and it may not change. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. It may or may not change. उसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट क्या है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग क्या कहेंगे बेटा, बॉन्ड एंगल मे और मे नॉट चेंज। बॉन्ड एंगल जो है वो भी नहीं चेंज हो सकता है, वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट चेंज। क्यों बेटा, क्योंकि आपको पता है ना बॉन्ड एंगल कौन डिसाइड करता है, हाइब्रिडाइजेशन। अब जब बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो हम बॉन्ड एंगल के लिए भी वही कहेंगे कि बॉन्ड एंगल भी चेंज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। बॉन्ड एंगल मे और मे नॉट चेंज एज हाइब्रिडाइजेशन। चलो आपके लिए ये भी लिख देता हूं मैं, एज हाइब्रिडाइजेशन मे और मे नॉट चेंज, मे और मे नॉट चेंज। ठीक है। थर्ड वाल में अब क्या होगा हमारे पास, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बेटा मैं उसको सिंपल में लिख रहा हूं बीबी, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एटम्स ऑलवेज डिक्रीज। दो एटम्स के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, मैंने आपको क्या बोला, बैक बॉन्डिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। और जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड आप बनाते जाओगे आपकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। जैसे डबल बॉन्ड में बेटा कितने पाई बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड, तो उसकी बॉन्ड लेंथ तो कम है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड्स हैं, दो पाई बॉन्ड्स हैं, तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। तो चूंकि बैक बॉन्डिंग की वजह से भी बनता है कौन, पाई बॉन्ड ही बनता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि बैक बॉन्डिंग की वजह से हमेशा और हमेशा बॉन्ड लेंथ तो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। और चौथा पॉइंट जो बेटा आपको इसमें ख्याल रखना है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑलवेज इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑलवेज इंक्रीजेस। आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये हमेशा और हमेशा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो जाएगा, ऑल्सो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर भी जो है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये चार इफेक्ट्स हैं बैक बॉन्डिंग से। पहला कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बॉन्ड एंगल चेंज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट कौन सा था, कि बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड लेंथ हमेशा कम हो जाएगी। और चौथा क्या था, बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। ठीक। तो ये हमारे पास बैक बॉन्डिंग के चार इफेक्ट्स थे। अब हमारे पास जो इसके बाद टॉपिक है दैट इज कंडीशंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग, कंडीशंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग। अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि सर हमने तो पहले ही लिख दिया कि बैक बॉन्डिंग की कंडीशंस क्या है, बस बेटा उसको नए से लिखेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है। तो देयरफॉर फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर गुड बैक बॉन्डिंग। अच्छी बैक बॉन्डिंग होने के लिए क्या कंडीशंस है वो ज़रा हम पहले देख लेते हैं। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, हम कहेंगे लोन पेयर डोनर एटम, लोन पेयर डोनर एटम should be a second period element, should be a second period element, because this will cause effective overlap, this will cause effective overlap as orbital size is small, orbital size is small।
जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं ना बेटा, जिनके पास लोन पेयर होगा, जनरली ये स्टार्ट कहाँ से होंगे? नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और फ्लोरीन से। अगर आप इनमें देखोगे ना, जो ये छोटे साइज़ का ऑर्बिटल जिसमें कि लोन पेयर है बेटा, वो 2p ऑर्बिटल है। तो 2p का साइज़ तो बेटा छोटा है। अगर 2p का साइज़ बेटा छोटा है तो डेफिनेटली ओवरलैप भी अच्छा होगा। और जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज़ बड़ा हो जाता है तो बेटा हमको पता है कि ओवरलैप भी उतना अच्छा नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डोनर एटम है, यानी कि जो लोन पेयर देगा, वो एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए। बिकॉज उसका वो लोन पेयर किस ऑर्बिटल में होगा? एक छोटे साइज़ के ऑर्बिटल में होगा। जब छोटे साइज़ के ऑर्बिटल में होगा तो ओवरलैप भी वो अच्छा ही कर लेगा। ठीक है। तो इसी के साथ साथ बेटा आपको यहाँ पर ये भी ख्याल रखना है, एक्सेप्टर एटम मतलब बेटा जो वैकेंट ऑर्बिटल ला रहा है, शुड ऑल्सो जनरली बी ए सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा जो वो हो सकता है ना, वो क्या होना चाहिए? थर्ड पीरियड एलिमेंट होना चाहिए। मतलब हमने कहा जो देगा वो होना चाहिए सेकंड पीरियड एलिमेंट, और जो ले रहा है तो वो क्या होना चाहिए? वो या तो होना चाहिए सेकंड पीरियड का एलिमेंट या वो होना चाहिए थर्ड पीरियड का एलिमेंट। मतलब लेविस एसिड, ध्यान दीजिएगा बेटा, लेविस एसिड का याद है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, यानी कि हम यहाँ पर एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं। हमने कहा लेविस एसिड यानी कि एक्सेप्टर शुड बी ए सेकंड और ए थर्ड पीरियड एलिमेंट, वाइल एज ए लेविस बेस वो जो लोन पेयर दे देगा, दैट शुड प्रेफरेबली बी ए सेकंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है। एक्सेप्टर एटम शुड ऑल्सो जनरली बी ए सेकंड और ए थर्ड पीरियड एलिमेंट फॉर इफेक्टिव overlap and hence better bond formation ठीक है। सेकंड वन बेटा, सेकंड वन होगा स्ट्रेंथ इज गिवन in same way as that of strength of pi bond। याद है बेटा, हमने पढ़ा था पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ इज गिवन इन द सेम वे एज दैट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है। बिकॉज क्यों ऐसा दिया जाता है? बिकॉज बैक बॉन्डिंग लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो अब मुझे बताइए पाई बॉन्ड कहाँ अच्छा बनेगा, यानी कि बैक बॉन्डिंग कहाँ ज़्यादा होगी? बैक बॉन्डिंग तब ज़्यादा अच्छी होगी जब 2p पाई वाला देने वाला भी होगा और 2p पाई लेने वाला भी होगा। फिर उसके बाद कहाँ होगा? जब एक 2p पाई होगा, एक 3p पाई होगा। ठीक है। या फिर एक 3p पाई होगा और दूसरा 2p पाई होगा। इसका बेटा मतलब समझ लेना, मैंने कहा यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा डोनर और ये हो जाएगा एक्सेप्टर। तो इसकी दो कंडीशंस आपने लिखी, जब डोनर हो जाएगा सेकंड पीरियड का और एक्सेप्टर हो जाएगा थर्ड पीरियड का। लेकिन नीचे वाले से आपने क्या कहा? डोनर हो जाएगा थर्ड पीरियड का और एक्सेप्टर हो जाएगा सेकंड पीरियड का, वो भी चलेगा, दैट इज़ बेटर। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद हमारे पास आएगा, अगर हमारे पास 2p पाई 3d पाई, तो हम तो जानते हैं ना p पाई इज द मोस्ट इफेक्टिव बॉन्डिंग, फॉलोड बाय p पाई d पाई एंड देन d पाई। और लास्ट में बेटा हमारे पास आ जाएगा 2p पाई 4d पाई, सॉरी यहाँ पर मैं लिखूंगा 4d पाई। तो अब आप चेक करो बेटा, मैं यहाँ पर एक चीज़ कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर रहा हूँ कि आपके पास 2p पाई, ठीक है, 2p पाई, ठीक है, 2p पाई, ठीक है, और ये वाला 2p पाई। मतलब जनरली अब आप कहोगे सर ये देखो यहाँ पर तो आप 3p पाई कह रहे हो, लेकिन बेटा मैं डोनर की बात कर रहा हूँ। डोनर जनरली होना चाहिए सेकंड पीरियड का एलिमेंट। सर आपने तो एक इसमें थर्ड पीरियड का दिखाया बेटा, थर्ड पीरियड का भी, लेकिन वो उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूँ ना कि 2p पाई और 3p पाई में अच्छा कौन होगा बेटा, तो हम ये दोनों को ऑलमोस्ट बराबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले वाले में देखोगे डोनर कौन है? सेकंड पीरियड का, लेकिन एक्सेप्टर कौन है? थर्ड पीरियड का। तो 2 और 3 का मैच है। और दूसरे वाले में अगर चेक करोगे बेटा, डोनर भी है थर्ड पीरियड का और एक्सेप्टर है सेकंड पीरियड का। सो अगेन दिस इज वन एंड द सेम थिंग। लेकिन 2p पाई और 3d पाई वो तो हमें पता ही है प्रॉब्लम है,
और बेटा हमें ये भी पता है कि 2p4d पाई भी ये भी एक अच्छा बॉन्ड नहीं बना सकता, अच्छा बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इनके बीच में पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है। तो वही मैंने आपसे कहा कि बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ वही होती है, उसका ऑर्डर वही है जो पाई बॉन्ड बनाने का स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक, नाउ एक पॉइंट बेटा जो आपको यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा, आपको याद है हमने बेटा क्या पढ़ा था, बेरिलियम क्लोराइड में क्या बनता है, बेरिलियम क्लोराइड में हमने डाइमर बनाया था और इवन उसका पॉलीमर भी बनाया था। ठीक है, लेकिन देखो क्या हुआ, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग द टेंडेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल to form a dimer decreases, and the same is true for polymer। मतलब एक कंपाउंड जो डाइमर बना रहा है या पॉलीमर बना रहा है, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, बैक बॉन्डिंग, उसकी वो टेंडेंसी कम हो रही है। दिस इज बिकॉज the molecule now gains stability from within itself। मॉलिक्यूल को बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या मिलती है, स्टेबिलिटी। अब आप बोलोगे सर क्या बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी, ज़रा ये बोलो। देखो बेटा अगर आप BF3 को देखोगे ना, BF3 में बोरॉन जो है ना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब बेटा इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, है ना, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। बट जैसे ही आप इसको बैक बॉन्डिंग करवाओगे किसी भी एक साइड से, जहां से आपकी मर्जी होगी, यू विल सर्टनली रियलाइज कि अब इसी बोरॉन का जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट इज कंप्लीट। इसका क्या है, इसका ऑक्टेट क्या बन जाएगा, कंप्लीट। तो इन अ वे बैक बॉन्डिंग से होता क्या है, बैक बॉन्डिंग से हमारे पास मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वही बेटा हमने लिखा, देखो जब भी कोई कंपाउंड डाइमर बनाता है या पॉलीमर बनाता है, वो क्यों बनाता है, बिकॉज उसके पास खुद को और स्टेबल करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन अब जब मॉलिक्यूल के पास खुद से ही एक तरीका है बैक बॉन्डिंग का कि वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा, तो उस मॉलिक्यूल को दूसरे के साथ जुड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको पॉलीमर बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट उसको कोई भी डाइमर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यही मैंने आपके लिए यहाँ पर पॉइंट लिखा कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग द टेंडेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ डाइमर डिक्रीजेज एंड द सेम इज ट्रू फॉर पॉलीमर। दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल नाउ गेन स्टेबिलिटी फ्रॉम विद इन इटसेल्फ। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो मैंने आपको ये आज पॉइंट्स बोले हैं, आई होप आपको समझ में भी आए होंगे, और जहां आपको डाउट होगा यू कैन डेफिनेटली आस्क मी एंड आई विल बी वेरी मच हैप्पी इन क्लियरिंग योर डाउट्स। तो बेटा बैक बॉन्डिंग का अभी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, लेकिन फिलहाल के लिए जो हमने आज पढ़ा, रेजोनेंस थोड़ा बहुत पढ़ लिया हमने और बैक बॉन्डिंग हमने देख लिया। आई होप अब आप इसकी बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर पाओगे। ठीक है, सो विद दीज वर्ड्स आई टेक योर लीव, बट बेटा कीप स्टडिंग हार्ड, इंशाल्लाह यू विल अचीव योर गोल्स।